तो हम लोग मॉक टेस्ट देते ही क्यों है जब हमारे मार्क्स इतने कम आते हैं और हम और डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। मॉक टेस्ट दे दिए, उसके मार्क्स देख लिए, बस हो गया, कम आए, थोड़ा सा रिग्रेट फील हुआ, अच्छे आए, खुश हो गए, फिर नई पढ़ाई करना छोड़ दिया। क्या मॉक टेस्ट सच में हेल्प किया मुझे एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनने में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौम्या सुमन, करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पटना मेडिकल कॉलेज पटना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। मैंने अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव किए 571 से 649। मेरे मॉक टेस्ट में खुद मार्क्स, जब मैं मॉक टेस्ट देती तो मेरे मार्क्स 550, 545 ऐसे ही रहते थे। मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, इसी प्रॉब्लम से मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट सफर कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। नंबर 1, आपको टेस्ट स्किप नहीं करने हैं। आज टेस्ट दे दिया, फिर एक हफ्ते बाद टेस्ट दोगे तो फिर कोई आप उसमें कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना। हर एक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन आपको उठ के वो नीट में आ जाएगा आपको नहीं पता है, तो आपको हर एक टेस्ट देना ही होगा। मैंने सारे टेस्ट दिए थे लास्ट 2 मंथ के, तो डेली बेसिस में टेस्ट देती थी। तो आपको सारे टेस्ट अभी से ही देना शुरू करना, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। एंड द नंबर 2 इज, आपको हर एक क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, चाहे वो लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन हो या शॉर्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन हो। लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं जो आपको डायरेक्ट हिंट करते हैं कि ये आंसर होंगे, बट उसके आगे और वो आगे नॉट, ये सब आप देखिए कि वो छोटे मत हाईलाइटेड नहीं रहते, पर जो आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया जाता है और जो नहीं, नॉट को हाईलाइटेड नहीं रहते, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और जो कीवर्ड दिखते हैं हम लोग डायरेक्ट टिक कर देते हैं कि ये आंसर होगा। उसको नहीं करना। आप जो लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से अंडरलाइन करके पढ़िए, कहाँ आपको नॉट पूछ रहा है, कौन इसके लिए ट्रू है, कौन इसके लिए फॉल्स है, वो आप ध्यान दीजिए, तो आप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ध्यान दीजिए कि जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू से नोट डाउन करें वो बहुत केयरफुली नोट डाउन करें, फिर उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अगर नंबर जंबल हो जाते हैं तो उसमें सारा न्यूमेरिकल आप इतने अच्छे से सॉल्व भी कीजिएगा तो भी लास्ट में आपके आंसर गलत आएंगे। इसलिए आप जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू नोट डाउन कर रहे हैं उसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं कि आप जो जो क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए, क्या क्या कौन कौन सा वैल्यू से वर्क डन निकालना है, तो फोर्स दिया है कि नहीं, मास दिया है कि नहीं, वो आप पहले नोट डाउन कीजिए, देन क्वेश्चन सॉल्व। और जो नीट के पेपर में होते हैं लास्ट 2 पेज रफ के लिए दिए रहते हैं, पर आप ट्राई कीजिए छोटा छोटा सॉल्व करने के, ताकि आपको बार बार पीछे पलटना ना पड़े। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जब लॉन्ग स्टेटमेंट रहते हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू रहते हैं, तो नोट डाउन करने में हमारी से गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे -5 मार्क्स हो जाते हैं। तो वो हमें गलती नहीं करनी है। तो आपको कोशिश करना है कि छोटा छोटा सॉल्व कीजिए जब आप। एंड द नंबर 3 इज, जिससे आप रूबरू बहुत अच्छे से हैं बट आप लोग करना नहीं चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती कर रहे हैं उसे आप रियलाइज कीजिए कि मेरे से ये गलती हो रही है। टेस्ट एनालिसिस करने का मेरा अलग अप्रोच था। मैं उसे 4 कैटेगरी में क्वेश्चंस को बांटती थी। तो वैसे क्वेश्चन जो मैंने स्किप किए हैं, वैसे क्वेश्चंस जो मुझे एग्जाम टाइम उसमें मैं ब्लैंक हो गए, उसे सॉल्व करने का मुझे सही वे नहीं पता है, रॉन्ग हो गए। एंड 4th क्वेश्चन हो गया जो कि मैंने तुक्का मारा। ये 4 कैटेगरी में क्वेश्चंस को बांट लेती थी। एंड देन पहले मैं क्वेश्चन स्किप जो मैंने किया है उसे दी थी कि मैंने इसे स्किप क्यों किया, मुझसे ये बन नहीं रहे हैं, मैं पूरी तरह से उसको स्किप कर छोड़ ही देती थी क्वेश्चन। मैं क्यों फिर मैं उसे ट्राई करती दोबारा सॉल्व करने का। अगर मुझे उस टाइम सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे तो मैं अपने फैकल्टी से सब पूछने आती थी, पर मैं वो क्वेश्चन को छोड़ती नहीं थी, मैं उसे जाके सॉल्व करके ही रहती थी और उसे नोट डाउन कर लेती थी। एक कॉपी बुक था, कॉपी मैंने बनाया था, उसी में उसे सॉल्व कर लेती थी। एंड नेक्स्ट टाइप का कैटेगरी था वो है माइंड ब्लैंक। मेरे टेस्ट में वो क्वेश्चन मुझसे अप्रोच ही मैं नहीं कर पा रही, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से अप्रोच करने को, क्वेश्चन देख के ही मैं ब्लैंक हो जाती थी। वो सेकंड कैटेगरी था कि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करती थी। एंड 3rd कैटेगरी था रॉन्ग का अलग अलग अप्रोच था तीनों सब्जेक्ट के लिए। एंड द 4th वन इज तुक्का, जो मैं तुक्का मार। फिजिक्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया। एंड केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में तो 3 होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल में मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत तभी होते थे जब मेरे कैलकुलेशन एरर कभी कभी हो जाते थे, और कभी कभी जैसे सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस जो फेरोमैग्नेटिक ऐसे टाइप क्वेश्चन आते थे उसके मैं एग्जांपल भूल जाती थी तो वो गलत होता। तो मैं उसे एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर, उसमें कहीं नोट डाउन नहीं करती, एनसीईआरटी ही मुझे दोबारा रिवाइज करना है तो मैं उसे एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करती थी। और इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही आते थे तो मैं उस एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करती थी, जो चाहे वो रॉन्ग हो, तुक्का मारा हो, वो माइंड ब्लैंक हुआ हो या तो स्किप किया हो, सारे क्वेश्चन में जाकर उसे एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करती थी। मैं हमेशा एनसीईआरटी को ही रिवाइज करती थी और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करती थी। शॉर्ट नोट्स में मेरे फॉर्मूला रहते थे कि मुझे फॉर्मूला रिवाइज करना है तो वैसे करते थे। एंड बायोलॉजी में मेरे अप्रोच थे कि सारे क्वेश्चन को मैं जाके एनसीईआरटी में चेक करती थी। चारों कैटेगरी क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैं रॉन्ग क्वेश्चन को ही जाके एनसीईआरटी में चेक करती थी, मेरे एनसीईआरटी मेरे गलत क्यों हुए, मैंने क्या ध्यान नहीं दिया कि मैं क्वेश्चन पढ़ने में मेरे से गलती हुई कि मैं अप्लाई करने में गलत कर ली।
तो अगर मैं अप्लाई करने गलत होती तो मैं जाकर एनसीईआरटी में चेक करती थी कि मैंने क्यों गलत किया। कभी कभी तो वही क्वेश्चन जाकर एनसीईआरटी में चेक करती, फिर एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करती, क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती है, एनसीईआरटी से मैंने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ा है बायोलॉजी में, तो मैं जाकर एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करती। उसके लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाया था बायोलॉजी में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती, तो मैं एनसीईआरटी में ही जाके हाईलाइट करना है। आप लोग को वही करना है कि जाके एनसीईआरटी में हाईलाइट कीजिए। इसलिए टेस्ट का एनालिसिस, जो मेजोरिटी ऑफ यूट्यूबर्स और आपके नीट एस्पिरेंट जो कि सिलेक्शन हो जाता है, ये यही बोलते हैं टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देने का मतलब है कि आपका एनालिसिस भी करना होगा। टेस्ट के एनालिसिस का टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, मेरे 3-4 घंटे लग जाते थे टेस्ट के एनालिसिस करने में। बट आप अगर 3 घंटे में टेस्ट दे दिए और कुछ नहीं किए तो वो आपका 3 घंटा वेस्ट चला जाएगा, और एनालिसिस कर लिए आप तो टेस्ट का तो बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएगा। एंड नंबर 4 इज रिवाइज योर मिस्टेक। अपने मिस्टेक्स जो आपने नोट डाउन किए उसे रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो, ताकि आपके वो माइंड में सेट हो जाए पूरे अच्छे तरीके से, तब वो दोबारा आपसे वो गलती हो ही ना। इसलिए सारे मिस्टेक्स को हमेशा रिवाइज करने की कोशिश करो। दीज आर माई स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए थे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे मेरे मार्क्स 571 से 649 हो गए। तो आपको भी अपने मिस्टेक्स को एनालाइज जरूर करना है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, ताकि आप नीट में एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले सके।